हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आपकी तैयारी को और मजबूत बना देते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो कंप्यूटर का जो हमारा पिछला सेशन रहा था उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में लगभग हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स में स्टार्ट किया हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कार्य के आधार पे कितने होते हैं वो देखा, उसके कार्य क्या है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज की जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज का सेशन हमारा, अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही लेके पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने जिन जिन पॉइंट को शामिल किया था उस पॉइंट में से हमने क्या हमारी पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में मतलब क्या शुरू करने वाले हैं उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है हमने निम्नलिखित प्रोग्राम को शामिल किया। इसमें हमने शामिल किया था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसके मेन काम क्या है, कार्य के आधार पे ये कितने प्रकार का होता है, यूजर इंटरफेस के आधार पे ये कितने प्रकार का होता है और यूजर उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार का होता है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट। और साथ ही कुछ जो इसके स्पेशल एग्जांपल थे जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस टू मैकिन्टोश वाले जो थे, एमएस टूस वाला सॉरी ना, उनको भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखो कि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये बाकी के प्रोग्राम भी शामिल हैं। अब इस प्रोग्राम में अगर पहले हम इनके एक बार देख लेते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज, हमें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है भाई। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर ने मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि एक तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक अलग ही प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक अलग ही प्रकार के रूप में हम इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। और वो शामिल किस में है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही है। और फिर हम पढ़ेंगे सारे डिवाइस ड्राइव। भाई कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस है उन डिवाइस में कंप्यूटर से काम करवाने के लिए कंप्यूटर में उनके ड्राइव होते हैं, हम सभी डिवाइस ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फर्मवेयर के बारे में, जो कि हमने छोटी मोटी चर्चा तो वैसे कर ही ली है फर्मवेयर को लेके कि भाई जो रोम चिप है वो एक हार्डवेयर होती है और उसमें जो है बायोस प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं ना, तो बायोस सॉफ्टवेयर है, तो फर्मवेयर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब जो आज हमें स्टार्ट करने वाला है वो करने वाले हैं प्रोग्राम लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग भाषाएं। पहली चीज तो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती क्या है। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम या कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर तो बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए एक भाषा काम में ली जाती है। या हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भाषा यूज की जाती है, या हम यूँ कहते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए जो भाषा यूज की जाती है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग भाषाएं। और कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा भाई। कंप्यूटर की बाहरी बॉडी मॉनिटर की अगर हम बात करें तो वो तो एक क्या है, हार्डवेयर है। अब कंप्यूटर के अंदर जो भी काम चल रहा है उस काम को चलाने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम होने जरूरी है। प्रोग्राम है तो प्रोग्रामों का समूह यानी सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है। तो वो प्रोग्राम कैसे बने, वो कैसे बनाया गया, उनको कैसे, उनको बनाना एक तरीके से प्रोग्राम लिखना होता है। क्या होता है? प्रोग्राम लिखना। तो जितने भी प्रोग्रामर है ना, मतलब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस भाषा का यूज कर रहे हैं या उस सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग है वो किस भाषा में कर रहे हैं, तो वो भाषा ही क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रोग्राम को बनाने हेतु या प्रोग्राम को लिखने हेतु, प्रोग्राम को बनाने या प्रोग्राम को लिखने हेतु, प्रोग्राम को बनाने या प्रोग्राम को लिखने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग भाषाएं। क्या कहलाती है भाई? प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है,
अब ये प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, तो इसकी तो हमने पिछली क्लास में भी थोड़ी चर्चा कर ली थी कि भाई प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है जो दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो मेन मेन लैंग्वेज है उनके बारे में हम जरूर यहाँ चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो प्रोग्रामिंग भाषा, तो प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ये प्रोग्राम क्या है, जल्दी से आप सभी के दिमाग में आ गया होगा आंसर कि प्रोग्राम होते क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या है भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें यानी कि निर्देशों का समूह। कंप्यूटर में हम अपनी बात जो भी कहते हैं उसको हम एक निर्देश देते हैं, तो निर्देशों का समूह जो है वो कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है भाई, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सेट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है और कंप्यूटर में सारा काम सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है, ठीक है। चलो, अब देखो कि ये प्रोग्राम की कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर में कोई काम होगा ही नहीं। तो जो एक विशिष्ट भाषा में निर्देशों का एक समूह होता है, विशिष्ट भाषा में इसकी कोडिंग होती है ना भाई। निर्देशों का समूह तो क्या है, प्रोग्राम ही है। निर्देशों का समूह क्या है भाई, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या सॉरी, निर्देशों का समूह क्या है, प्रोग्राम है। क्योंकि एक विशिष्ट भाषा में लिखा गया होता है ना, इसकी एक अपनी भाषा होती है। प्रोग्राम के इन निर्देशों को लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को, इन निर्देशों को लिखने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है उसे ही प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से लिखे गए एक प्रोग्राम कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। भाई इस सोर्स कोड को लेके तो पहले पिछली क्लास में भी हमारी चर्चा हो गई कि प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा उसकी वो उस भाषा का वो कोड उसका क्या कहलाता है, सोर्स कोड। अब आपने इस सोर्स कोड की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ सकती है कि भाई आपने कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि मान लो कि नेट पे फ्री मिल रहे हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और आपको उसका सोर्स कोड भी फ्री मिल रहा है, तो आप उस सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का खुद भी चेंज कर सकते हो और फिर उस सॉफ्टवेयर को एक अलग नाम देके, अपना नाम देके उसको लॉन्च कर सकते हो ना। तो इस तरीके से हम ये जो है सोर्स कोड काम में लिए जा सकते हैं। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया है और उस प्रोग्राम को जिस भाषा से उसकी कोडिंग की गई है वो कोड तो क्या कहलाता है, सोर्स। क्या कहलाता है भाई, सोर्स कोड कहलाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एक सोर्स कोड क्या होता है, कंप्यूटर में एक सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखो कि लैंग्वेज द्वारा सोर्स कोड को मानव के समझने योग्य, लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा, किसके द्वारा भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा। अब मान लो कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी एक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मैं शायद सॉफ्टवेयर लिखूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है मान लो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया है, यानी इस सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है या हाई लेवल लैंग्वेज में इसकी कोडिंग की गई। अब ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पे चलाना है तो कंप्यूटर पे आप चलाओगे, लेकिन इसकी कोडिंग तो किसके अंदर है भाई, इसकी कोडिंग तो जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि पहले इसकी कोडिंग को जो है किस में बदलना पड़ेगा, मशीनी भाषा में चेंज करना पड़ेगा। और मशीनी भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में आप इसको चेंज करोगे, है ना। तो मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए भाई आपके पास में क्या होना चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होना चाहिए। एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करना, या यूँ कह दो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना के लिए एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। और वो कन्वर्टर क्या होगा भाई, वो होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा, मशीनी भाषा में। और एक ऐसा भाषा अनुवादक या एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो उच्च स्तरीय भाषाओं में की गई प्रोग्राम की कोडिंग को मशीनी भाषा में बदलता है, वो क्या कहलाएगा भाई। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है भाषा अनुवादक असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। जो मशीनी भाषा में बदल देगा वो होता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर। दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है और कंपाइलर भी हो सकता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की कोडिंग को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में
लिखे प्रोग्राम की कोडिंग को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो तो हम जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक क्या है भाई, हमारा टॉपिक है सिर्फ लैंग्वेज के बारे में जानना, ठीक है। तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनना कि यहाँ जो मैंने ये बात बताई कि अगर कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, मशीनी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में की गई प्रोग्राम की कोडिंग को, हाई लेवल लैंग्वेज में की गई प्रोग्राम की कोडिंग को मशीनी भाषा अनुवादक के द्वारा या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है या मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो भाई ये जो मशीनी भाषा में उसकी कोडिंग होगी वो कोडिंग क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहलाएगा भाई, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है कि आपने इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किस उद्देश्य से किया है। आपका उद्देश्य था कि जो इसका सोर्स कोड है, उसको किसी दूसरे कोड में चेंज करना। अब वो दूसरा कोड आपका क्या होगा, वो आपका दूसरा कोड होगा ऑब्जेक्ट कोड, जिसमें आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझो इधर कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा सोर्स कोड को मानव के समझने योग्य बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ये लैंग्वेजेस होती कितनी प्रकार की हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होगी। एक होगी लो लेवल लैंग्वेज, जिसे कहते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे कहते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं। क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि भाई ये हाई लेवल लैंग्वेज का यूज शुरू हो गया। लो लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम को कोडिंग नहीं किया जा सकता था। और लो लेवल लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर एक तो आती है मशीनी भाषा और एक आती है असेंबली भाषा। अब मशीनी भाषा की कोडिंग होती है 0-1। तो जो व्यक्ति 0-1 की कोडिंग वाली भाषा समझता है वो तो आसानी से बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकता है। लेकिन जिसको ये कोडिंग नहीं आती वो कंप्यूटर पे काम कैसे करेगा। तो ये एक मतलब इसका वो है, हम कह सकते हैं कि ये कमी रह गई लो लेवल लैंग्वेज में की गई प्रोग्रामिंग भाषा के प्रोग्राम की, कि भाई हर कोई व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो फिर इसकी कमियों को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई, जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा ही थी। इस असेंबली भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसमें अंग्रेजी कोड यूज लिए गए जो मानव समझ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग किए गए इस भाषा में, असेंबली भाषा में जो प्रोग्रामिंग किए गए उनको तो उनको यूज करके कंप्यूटर पे कोई भी व्यक्ति जो है बैठ के काम कर सकता था। लेकिन इससे क्या था कि इससे इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया जा रहा था और जो है कंप्यूटर की स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर इसकी कमियों को दूर करने के फिर जो आई हाई लेवल लैंग्वेज, और ये हम जो है कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें सिर्फ निम्न स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया। और उसके बाद में दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन से कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को प्रोग्राम करने के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो अब एक एक करके हम लोग जो है लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे पहले, फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो आगे देखो, आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये इधर जो एग्जांपल है ये हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। इधर मैं फिर से आपको बता देती हूँ भाई लो लेवल लैंग्वेज तो दो ही होती है, एक तो होती है मशीनी लैंग्वेज, एक तो होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। होती है भाई असेंबली लैंग्वेज। मशीनी और असेंबली ये दोनों लैंग्वेज तो कैसी है भाई, लो लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये सारी की सारी क्या है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में देखो सी आती है, C++ आती है, प्रोलोग है, एडा है, जावा है, SQL है, VB है, PHP है, ओरेकल, CGS, पाइथन, कोबोल, बेसिक, फोर्टान, HTML, लिप्स, लोगो एंड अलगोल। ये सारी क्या है, ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मेन भाषा है जिसको लेके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ हम उसी लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज से। कहाँ से, लो लेवल लैंग्वेज से। निम्न स्तरीय भाषाएं, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं एक हार्डवेयर पर आधारित होती है। मतलब ये एक हार्डवेयर पे चल गई तो फिर दूसरे कंप्यूटर पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। मतलब इस भाषा में अगर कोई प्रोग्राम बनाया गया है, इस भाषा से अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, वो सॉफ्टवेयर केवल एक हार्डवेयर पे चल गए तो फिर वो दूसरे हार्डवेयर पे नहीं चलेंगे। तो दिक्कत ये थी कि भाई फिर ऐसे तो काम हो ही नहीं सकता था, है ना। तो यहाँ पर कि भाई हार्डवेयर आधारित जो है वो कौन सी भाषा है, तो वो है लो लेवल लैंग्वेज। तो एक हार्डवेयर पर आधारित होती थी, अर्थात एक हार्डवेयर पर लिखे गए प्रोग्राम को समान रूप से अन्य हार्डवेयर पर चलाया नहीं जा सकता था। जैसे कि अगर मान लो कि 5 कंप्यूटर अलग अलग
और वो नेटवर्क से कनेक्ट है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ बनी हुई है और 5 कंप्यूटर अलग अलग कनेक्ट है। अब जो अगर लो लेवल लैंग्वेज यहाँ यूज की गई है तो इन 4 कंप्यूटर में वो काम हो नहीं सकता, तो फिर इनको नेटवर्क से कनेक्ट करने का मतलब ही क्या रहा, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर आधारित होने के कारण भी जो है लो लेवल लैंग्वेज का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक ही रहा, और फिर इसकी कमी को दूर करने के लिए सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज शुरू। चलिए, तो यहाँ पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि हार्डवेयर आधारित लैंग्वेज कौन सी है, तो लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर आधारित है। फिर देखो हार्डवेयर सॉरी लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशीनी लैंग्वेजेस, मशीनी भाषा। क्या है मशीनी भाषा, क्या है मशीनी लैंग्वेज। सबसे पहली चीज 2 अंकों पे आधारित है, और वो 2 अंक कौन से है भाई, 0 और 1। ये 0 और 1 2 अंकों पे आधारित है, इसलिए इसको कहते हैं द्विआधारी भाषा। द्विआधारीय भाषा, यानी इसको हम कहेंगे बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहेंगे भाई, बाइनरी लैंग्वेज कहेंगे इसको। और इसी को हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा। क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं मशीनी भाषा। हमारा कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी भाषा को समझते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंप्यूटर की अपनी भाषा। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है भाई, मशीनी भाषा है ना। कंप्यूटर इसी को समझता है, और कंप्यूटर में सारे इंस्ट्रक्शन इसी भाषा में जाते हैं। कंप्यूटर सारा जो भी प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करवाएगा, तो प्रोसेस करवाने का काम भी इसी भाषा में करवाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज या कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा। इसको क्या कहेंगे भाई, कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा। कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा या कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मशीनी लैंग्वेज में और क्या क्या है। कंप्यूटर की आधारभूत, आधारभूत किस लिए कहोगे, क्योंकि कंप्यूटर सारा काम इसी भाषा पे करता है। आप भले कितनी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लो, लेकिन आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा, फिर वो मशीनी भाषा में बदलेगा, तभी जाके आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, तभी आपका कंप्यूटर काम करेगा उस चीज को, ठीक है। तो कंप्यूटर की आधारभूत वे प्रथम भाषा है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले जो भाषा यूज की गई वो यही थी, 0-1 वाली कोडिंग। तो ये कंप्यूटर की आधारभूत एवं प्रथम भाषा है। चलो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भाई जो कंप्यूटर के अंदर है, तो कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शन इसी भाषा में समझता है, एंड ऑफ द एंड इसी भाषा में करेगा, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में भी जो सॉफ्टवेयर लिखे हुए होंगे, तो उन सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी बस कुछ इस तरीके से करी होगी कि लास्ट में जाके वो मशीनी भाषा में ही कंप्यूटर के अंदर निर्देश पहुंचाए। ये थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना था यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा है। क्या है भाई, ये कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा है, एकमात्र भाषा जिसमें लिखे निर्देशों को कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। मशीनी भाषा के अंतर्गत प्रोग्राम निर्देशों को लिखने के लिए बाइनरी अंक 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, अतः मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। समझ में आ गई है आपको, बहुत ही छोटा सा, मतलब मशीनी भाषा को लेके बहुत ही छोटी सी बात है ये, तो ये इसको बाइनरी भाषा भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 0-1 का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आती है असेंबली भाषा, और ये जरूर याद रखना कि भाई सबसे पहली भाषा है। और जब अब मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा यूज की गई। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज यूज की गई, और दोनों लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है भाई, दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। एक तो है मशीनी, जो सबसे पहले ही काम में ली गई, और मशीनी के बाद में जो आई वो आई थी असेंबली। क्या आई थी भाई, असेंबली भाषा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं असेंबली भाषा के बारे में। चलिए, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा, इस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास मशीनी भाषा में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया। भाई मशीनी भाषा में क्या क्या समस्या आई, पहली चीज तो मशीनी भाषा जो थी वो 0-1 बाइनरी डिजिट पे आधारित थी। अब जिस व्यक्ति को ये 0-1 कोडिंग वाली भाषा आती है, वो आसानी से बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकता है। ये 0-1 की कोडिंग नहीं आती, वो किस तरीके से कंप्यूटर काम करेगा। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आम जन के लिए भी नहीं थे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस कोडिंग की भाषा को नहीं समझता था, ठीक है। तो हर व्यक्ति उसका यूज भी नहीं कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी कमी रही थी मशीनी भाषा की। अब उस मशीनी भाषा की कमी को दूर करने के लिए जो भाषा आई वो कौन सी थी भाई, असेंबली भाषा। चलिए, इस भाषा में प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने के लिए बाइनरी अंकों के स्थान पे, अब यहाँ बाइनरी अंक का यूज नहीं होगा, बाइनरी अंकों के स्थान पे सिंबल यानी विभिन्न संकेतों, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें न्यूमेरिक्स कोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, न्यूमेरिक्स कोड कहा जाता है। अब ये न्यूमेरिक्स कोड क्या है, ये न्यूमेरिक्स कोड क्या होता है, या आपसे पूछ ले कि न्यूमेरिक कोड वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखना न्यूमेरिक कोड वाली भाषा है असेंबली भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिन्ह या अक्षर यूज किए गए वो न्यूमेरिक्स कहलाए, ठीक है। इस प्रकार की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का छोटे शब्दों में रूप में प्रयोग किया गया। जैसे अंग्रेजी का शब्द होता है एडिशन, ठीक है। अब एडिशन का मतलब होता है कुल या योग या जोड़, ठीक है।
को कंप्यूटर में शॉर्ट रूप में बताया गया है ऐड। कंप्यूटर में ऐड लिखते ही कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे यहाँ एडिशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर मूव, मूव जो है इसका पूरा बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में लिखा गया MOV यानी मूव के रूप में लिखा गया। सब्ट्रैक्शन जो इतनी बड़ी स्पेलिंग है इसको शॉर्ट रूप में लिखा गया सब, यानी कंप्यूटर में आप सब लिखते ही कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। और ये ऐसा जब करोगे जब आप एक्सेल के अंदर फंक्शन। चलिए, तो असेंबली भाषा को पहली चीज तो इसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छोटे शब्दों में प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, असेंबली भाषा को सिंबॉलिक यानी चिन्हात्मक या निमोनिक्स कोड भाषा भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो निमोनिक कोड वाली भाषा कहलाती है, या निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो सिंबॉलिक भाषा या चिन्हात्मक भाषा कहलाती है। क्लियर हो गई? तो चलिए, यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेज थी, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज हमने यहाँ पढ़ ली है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखो, असेंबली भाषा में लिखे निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, या यूं कह दो कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रत्येक बदलने के लिए एक भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, क्या, चलो यहाँ देखिए, असेंबली भाषा में लिखे निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं असेंबलर। भाई यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में अगर मैं बात करूं तो पहला तो आता है असेंबलर। क्या होता है भाई? असेंबलर। असेंबलर नाम से ही पता चल रहा है, असेंबलर क्या करेगा? असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में चेंज करेगा, या असेंबली भाषा में किए गए कोडिंग प्रोग्राम को मशीनी भाषा की कोड में चेंज करेगा, ठीक है। तो जो जो भाषा अनुवादक, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली भाषा के निर्देश को मशीनी भाषा के निर्देश में चेंज करता है वो कहलाता है असेंबलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और एक आता है कंपाइलर, एक आता है कंपाइलर, जिनकी डिटेल हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ही पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। चलिए, तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हार्डवेयर पर आधारित नहीं होती है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एक कंप्यूटर पे चल गई तो फिर दूसरे कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, है ना। तो ये हार्डवेयर आधारित नहीं है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्या थी भाई? हार्डवेयर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा थी, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हार्डवेयर पर आधारित नहीं होती है, अर्थात एक हार्डवेयर पर लिखे गए प्रोग्राम को समान रूप से अन्य हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। इस प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा के समान शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के शब्द प्लस वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, तो ज़्यादा इजी हो गया हमारे लिए कंप्यूटर पे काम करना जब से हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कंप्यूटर के क्षेत्र में शुरू कर दिया है। और कब से हुआ है? चलो, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमवर्क है आपके लिए, जल्दी से बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ कंप्यूटर की किस जनरेशन से शुरू हो गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर आंसर आपको आ जाता है तो वेरी गुड कि आप रिवीजन कर रहे हैं। चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और चलिए, आगे अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम पढ़ेंगे आगे सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, C++ के बारे में पढ़ेंगे, जावा के बारे में पढ़ेंगे, ओरेकल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहने वाला है, वो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर। आप रिवीजन करके जरूर आइएगा, और रिवीजन करके ही मेरी क्लास में आप बैठेगा, ताकि आपको अगर मैं कोई क्वेश्चंस बीच में पूछूं तो उसके आंसर आपको आए, और आपको एक कनेक्टिविटी बनी रहे कि जो हमने पिछला पढ़ा वो क्या था और आगे क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।